Hello guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss the video solution for JEE Advanced 2020 पेपर 1. इसके पहले भी पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप आई बटन पे यहाँ क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं. तो चलिए कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो और लिए हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं. लेट A1 से लेके ये जो सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 2. Also let B1, B2, B3 be a sequence of positive integers in geometric progression with common ratio 2. If A1 is equal to B1 is equal to C, then the number of all possible values of C for which the equality 2 times A1 से लेके AN तक का sum is equal to B1 से लेके BN तक का sum holds for some positive integers n each. तो बेसिकली क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये कह रही है कि A1 से लेके AN तक के जो सारे टर्म्स हैं ये सारे AP में, ये सारे GP में. अब ये जो इक्वेलिटी है ये होल्ड कर रही है कुछ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n के लिए, कुछ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n के लिए. ठीक है, तो अगर ये कुछ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n के लिए होल्ड कर रही है तो बतानी है C की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं. तो बेसिकली C क्या है, C A1 और B1 है. तो A1 की जगह पे C पुट कर दीजिए, B1 की जगह पे भी C पुट कर दीजिए. अच्छा, एक चीज़ और गिवन है, आपको ध्यान से देखिए क्वेश्चन में A1, A2, A3 ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस पॉजिटिव इंटीजर्स का है और C उन्हीं सीक्वेंस का एक टर्म है. तो इसका मतलब C भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ये इन्फॉर्मेशन आपको इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में दी हुई थी. ठीक है, तो चलिए इक्वालिटी पहले तो सॉल्व करते हैं. तो ये तो AP है, AP का सम कितना होता है 2 टाइम, AP का सम कितना हो जाएगा, n टर्म्स है तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 गिवन है. दिस विल बी इक्वल टू GP का सम कितना हो जाएगा, A R के पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1. तो डिवाइडेड बाई 2-1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर यहाँ से C हम निकालें तो वो आ जाएगी 2 टाइम्स n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n, यहाँ से आ जाएगी माइनस का 2n और माइनस का 1. तो क्वेश्चन तो भाई इतने में सिमट गया अब कि C और n के बीच में हमने रिलेशन इस्टेब्लिश कर ली. हमें गिवन है कि ये इक्वालिटी जो है होल्ड करेगी कुछ पॉजिटिव इंटीजर n के लिए. मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. तो कुछ n की वैल्यूज़ के लिए होल्ड करेगी. तो वही हमें चेक करना है कि ऐसे कितने C आ सकती हैं, मतलब n के लिए होल्ड करे और C पॉजिटिव इंटीजर है. तो एक एक करके चेक करते हैं. बेसिकली n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए C की वैल्यू 0 आ गई और C हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था. तो n इक्वल टू 1 तो बिल्कुल नहीं ले सकते, n इक्वल टू 2 ले सकते हैं. 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे आप कि ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो C पूरा पूरा नेगेटिव आ जाएगा. तो इसका मतलब ये भी नहीं ले सकते. n इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू 1 है और न्यूमरेटर में 3 पे देखिए कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू 12 है. 12 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो C की एक पॉसिबल वैल्यू तो आ गई जो 12 है. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको. अब और C की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं. n इक्वल टू 3 तो एक्सेप्टेड है. ठीक है, अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि सारी वैल्यूज हम चेक करें. तो बेसिकली कुछ तो इसमें होगा. क्या है मैं बताता हूँ. देखिए C पॉजिटिव इंटीजर है तो C की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है. मतलब C ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इस पूरे को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अगर ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगी 2n टाइम्स n-1 इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के पावर n-2n-1. अच्छा, हम इसको इधर ले जा सकते थे तब तक जब तक ये पॉजिटिव वैल्यू है. तो n इक्वल टू 3 और उससे बड़ी हर एक वैल्यू के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ही आएगी. ठीक है, तो 2n स्क्वायर और माइनस का 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1 इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n. तो ये कब होल्ड करेगी, जब n की वैल्यू 3 है. तो होल्ड कर रही है 4 पे, होल्ड कर रही है जी, बिल्कुल कर रही है. 5 पे ये 32 बनेगा और ये 50 के ऊपर चला जाएगा तो 5 पे भी होल्ड करेगी. 6 पे देखिए तो ये 64 है और ये 70 के ऊपर चली जाएगी तो ये भी होल्ड करेगी. 7 पे 128 पहुंच गया. 7 से बड़ी किसी भी वैल्यूज पे होल्ड नहीं करेगी. मतलब n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 3, 4, 5, 6. 3 पे हमने ऑलरेडी चेक कर रखी है, C इंटीजर आ रहा था तो एक C तो निकल गया. अब 4 पे अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, C इज इक्वल टू 4 रख के चेक करेंगे
तो आप पाएंगे कि इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। 5 पे 5 मतलब n की वैल्यू 5 रख के चेक करेंगे तो c पॉजिटिव इंटीजर अगेन नहीं आएगी। 6 पुट करके देखेंगे तो अगेन नहीं आएगी, मतलब c केवल 12 हो सकती है। और हमसे पूछी थी क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c कितनी होंगी, तो वो सिर्फ एक ही होगी जो कि 12 है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा केवल एक ही c की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट m बी अ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू log 3 की पावर y1 plus 3 की पावर y2 plus 3 की पावर y3 base 3 where y1 y2 y3 are real numbers for which y1 plus y2 plus y3 is equal to 9. Let m be a maximum possible value of log x1 base 3 log x2 base 3 log x3 base 3 where x1 x2 x3 are positive real numbers for which x1 plus x2 plus x3 is equal to 9, then the value of log m cube बेस 2 प्लस लॉग एम स्क्वायर बेस 3। तो इसकी वैल्यू तो तब निकलेगी जब स्मॉल एम कैपिटल एम निकल जाएगा। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम है आपका लॉग 3 के पावर y1 प्लस 3 के पावर y2 प्लस 3 के पावर y3 की बेस 3 की मिनिमम वैल्यू। तो भाई साहब लॉग का अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो आर्ग्यूमेंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वही पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो ओवरऑल इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। किसकी? इस वाले पार्ट की। तो इसकी मिनिमम वैल्यू AMGM से निकाल लेंगे। हिंट भी हमें गिवन थी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 गिवन है। तो यहीं से पता लग जाना था कि AMGM का ये क्वेश्चन है। तो AMGM लगेगी तो 3 के पावर y1 प्लस 3 के पावर y2 प्लस 3 के पावर y3 डिवाइडेड बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टर्म्स। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेस तो 3 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएंगी। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अगेन हमें गिवन है 9 क्वेश्चन में 1 के पावर 3। तो इसका मतलब 3 के पावर y1 प्लस 3 के पावर y2 प्लस 3 के पावर y3 की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 के पावर 4। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है तो स्मॉल एम क्या हो जाएगी? मतलब पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? लॉग 3 के पावर 4 और बेस 3 था 4 आ जाएगी। तो स्मॉल एम तो 4 आ गया, इसको आप पास में अपने रख लीजिए। अगला पार्ट इसी का करते हैं। अगला पार्ट क्या बोलता है? कैपिटल एम आपको निकालनी। कैपिटल एम के लिए कैपिटल एम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग x1 x2 x3 का बेस 3। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हिंट की तौर पे फिर से दिया है कि सम इसका 9 है, तो AMGM अगेन लगा दीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3। अच्छा, AMGM की एक और चीज़ होती है कि वो जो वैल्यू आनी चाहिए जिस पे आप AMGM निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी आप AMGM लगा सकते हो। तो 3 के पावर y1 3 के पावर वाले सारे टर्म्स जो थे जिसमें पिछले पार्ट में हमने AMGM लगाई है वो सारे पॉजिटिव थे। यहाँ पे भी देखिए लॉग x1 बेस 3 है, तो x1 पॉजिटिव होगा तभी तो ये पूरा डिफाइन है। तो मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो मतलब AMGM लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं आप कमेंट सेक्शन कर रहे हो कि यहाँ तो AMGM ही नहीं लगा सकते, कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ। अगर x1 x2 x3 क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से x1 x2 x3 की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 के पावर 3। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? लॉग 3 के पावर 3 बेस 3 दैट इज 3। तो कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो ये दोनों चीज़ें निकल गई आपकी। अब क्या निकालना है आपको? अब जो कैलकुलेट करना है वो फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। लॉग स्मॉल एम का क्यूब, स्मॉल एम क्या है? 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का क्यूब 2 के पावर 6 बेस 2 है, प्लस लॉग कैपिटल एम का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और बेस 3 है। 6 यहाँ पे आ जाएगी, लॉग 2 बेस 2 1 हो जाएगी, 2 यहाँ से आ जाएगी, लॉग 3 बेस 3 1 हो जाएगी। 6 2 आज का लेट होता है, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। लेट द फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू साइन एक्स एंड g रियल नंबर टू रियल नंबर एक आर्बिट्री फंक्शन है। g फंक्शन हमें नहीं गिवन है, f फंक्शन हमें गिवन है, और हमें एक और फंक्शन गिवन है f इंटू जी, जो बता रहा है कि f इंटू जी का मतलब है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेसिकली
ए पार्ट जो हमें गिवन है या बी पार्ट, सारे ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ जी की डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही है और अबाउट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 के अबाउट राइट हैंड डेरिवेटिव चले निकाल लेते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ जी ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ जाएगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच एफ जी ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस का h, यही आएगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव पे थोड़ा सा फोकस करें। एफ जी क्या है, एफ ऑफ जी इंटू नहीं, एफ जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ जी ऑफ 1 प्लस एच क्या है, एफ ऑफ 1 प्लस एच। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच आ जाएगा 1 प्लस एच का क्यूब माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच यहाँ पे पुट करेंगे तो एच बनेगा सिर्फ साइन ऑफ 1 प्लस एच। तो ये तो एफ ऑफ 1 प्लस एच, इसमें इंटू होगा जी ऑफ 1 प्लस एच माइनस यहाँ पे एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 पूरा पूरा देखिए 1 पुट करने पे 0 आएगा डिवाइडेड बाई एच। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो कॉमन में h बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस एच का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से h कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस का साइन 1 प्लस एच जी ऑफ 1 प्लस एच आ जाएगा और लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल बन जाएगी आपकी h 0 पुट करने पे 1 प्लस साइन 1 इंटू जी ऑफ 1 प्लस एच और लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये क्या है आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन 1 इंटू जी ऑफ 1 माइनस एच। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल तो तब होगी जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 जी ऑफ 1 प्लस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0 जी ऑफ 1 माइनस एच के इक्वल होगी। इसका मतलब अच्छा ये इक्वल होने का क्या मतलब है कि जी फंक्शन 1 के अराउंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब 1 प्लस एच पे भी जो वैल्यू है वही 1 माइनस एच पे भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तब जाके ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट पढ़िए, इफ g इज द कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 देन f ऑफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। सी पार्ट पढ़िए, इफ g इज डिफरेंशिएबल, अगर g डिफरेंशिएबल है तब तो पक्की बात है कंटिन्यूअस होगा, अगर कंटिन्यूअस है g तब तो पक्की बात है कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा और f इंटू जी ऑफ मतलब एफ जी इज डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये भी सही बात है। तो अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये दे दिया गया है कि ये डिफरेंशिएबल है, तब बताना है कि ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो अगर डिफरेंशिएबल हम एज्यूम कर लें तो ये इक्वल होगा, इसका तो यही मतलब है। इससे तो क्या ही इम्प्लाई होगा कि 1 प्लस एच और जी ऑफ 1 माइनस एच इक्वल है। लेकिन कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए चाहिए कि जी ऑफ 1 प्लस एच जी ऑफ 1 माइनस एच के इक्वल होने के साथ साथ इसकी वैल्यू जी ऑफ 1 के इक्वल भी तो आनी चाहिए। तो जी ऑफ 1 के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब बी पार्ट और डी पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को देखिए, कुछ और क्वेश्चन हम लेंगे आगे। थैंक यू सो मच।